कभी कभी इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि उसका फैसला उसका खुद का नहीं, किसी और का होता है। आपको लगता है आप सोच समझकर कोई चीज चुन रहे हैं, लेकिन असल में किसी ने पहले से तय कर दिया होता है कि आप क्या चाहेंगे, क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। दुनिया को चलाने वाली असली ताकत बंदूक या पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस है। जो आपकी सोच को दिशा दे सके वही आपको चला सकता है, और यही है मैनिपुलेशन की ताकत। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो बुक समरी, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे सोच बदल देने वाली किताबों का सार आसान भाषा में। आज की किताब है मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पीपल, जिसे लिखा है आर्थर हॉर्न ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि मैनिपुलेशन कोई अंधेरा जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक बारीक कला है। इस कला को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि या तो आप किसी को मैनिपुलेट करेंगे या कोई आपको करेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेखक बताते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है और किन भावनाओं के जरिए उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यह किताब बताती है कि अगर आप इन पैटर्न्स को समझ जाएं, तो आप न सिर्फ दूसरों की चाल पहचान सकते हैं, बल्कि खुद भी एक ज्यादा समझदार, सेल्फ अवेयर इंसान बन सकते हैं। आर्थर हॉर्न ने मैनिपुलेशन को एक न्यूट्रल शब्द की तरह देखा है, न अच्छा न बुरा। यह बस एक टूल है। जैसे आग रोटी भी पका सकती है और जला भी सकती है, वैसे ही मैनिपुलेशन आपके इरादे के हिसाब से या तो सुरक्षा बन जाता है या हथियार। हम हर दिन इसकी झलक देखते हैं। वो विज्ञापन जो हमें ऐसी चीज खरीदवा देता है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, वो दोस्त जो गिल्ट का सहारा लेकर अपनी बात मनवा लेता है, या वो सहकर्मी जो तारीफों के जाल में किसी से काम निकलवा लेता है। हर जगह किसी न किसी रूप में मैनिपुलेशन चल रहा होता है। लेकिन इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाती। यह आपको सिखाती है खुद को मैनिपुलेट होने से बचाना और अपने दिमाग का रिमोट फिर से अपने हाथों में लेना। अगर आप यह समझ गए कि लोग आपकी भावनाओं, शब्दों और हालातों को कैसे शेप करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि असली कंट्रोल हमेशा अवेयरनेस में छिपा होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मैनिपुलेशन को समझ जाता है, वो दूसरों का शिकार नहीं बनता, वो अपनी दुनिया का मास्टर बन जाता है। हर इंसान किसी न किसी रूप में इन्फ्लुएंस होता है। कभी किसी दोस्त के कहने पर हम फिल्म देख आते हैं, कभी किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखकर चीज खरीद लेते हैं, और कई बार किसी की मीठी बातों में आकर ऐसा फैसला कर लेते हैं जो शायद हमारे हक में नहीं होता। यही है मैनिपुलेशन, यानी किसी की सोच और व्यवहार को इस तरह मोड़ना कि वो आपकी इच्छा के मुताबिक कदम उठाए। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह इन्फ्लुएंस या परसुएजन से कैसे अलग है। क्योंकि बहुत बार हम ये तीनों शब्द एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि इनके बीच का फर्क बहुत गहरा है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव तब होता है जब किसी की सोच, शब्द या उदाहरण हमारे मन पर असर डालते हैं। जैसे किसी प्रेरणादायक व्यक्ति को देखकर हम खुद बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यह इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, कोई छिपा हुआ मकसद नहीं। परसुएजन यानी मनाना इन्फ्लुएंस का ही एक हल्का रूप है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति हमें तर्क, भावना या विश्वास के जरिए अपनी बात मानने पर राजी करता है। जैसे एक सेल्समैन हमें यह समझाता है कि उसका प्रोडक्ट हमारे लिए सही है। वो खुलकर बात करता है, उसकी मंशा साफ होती है। हम जानते हैं कि वो हमें खरीदने के लिए मना रहा है, इसमें पारदर्शिता होती है। लेकिन मैनिपुलेशन इन दोनों से अलग है। यह वो कला है जिसमें कोई व्यक्ति आपके फैसलों को इस तरह दिशा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके विचार वास्तव में आपके हैं या किसी और के। मैनिपुलेशन में कंट्रोल छिपा होता है, और कंट्रोल हमेशा भावनाओं से शुरू होता है, गिल्ट, डर, चाहत या वैलिडेशन की जरूरत से। मान लीजिए कोई दोस्त हर बार आपकी मदद तभी करता है जब आप उसकी तारीफ करें या उसे दोष न दें। वो आपके व्यवहार को एक पैटर्न में ढाल रहा है, यानी मैनिपुलेट कर रहा है। या फिर कोई बॉस जो अपनी टीम को डर और रिवॉर्ड दोनों के मिश्रण से चलाता है, वो भी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है। यह तरीका कई बार खुला नहीं होता, लेकिन असर गहरा होता है। लेखक बताते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ सफल लोगों का हथियार नहीं है, यह हर स्तर पर मौजूद है। घर में, रिश्तों में, राजनीति में, विज्ञापन में और सोशल मीडिया में।
यह सटल होता है लेकिन पावरफुल। इसलिए इसे खतरनाक समझने की बजाय आवश्यक समझना जरूरी है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन को पहचानना नहीं सीखता वो दूसरों के इरादों के हाथों अपनी सोच खो देता है। आर्थर हॉर्न का एक दिलचस्प उदाहरण है जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू में अपनी कमजोरियों को छिपाकर सिर्फ अपनी अच्छाइयां बताता है। क्या वो झूठ बोल रहा है? जरूरी नहीं। वो सिर्फ उस जानकारी को सामने ला रहा है जो उसकी छवि को मजबूत बनाए। और यही मैनिपुलेशन का हल्का सामाजिक रूप है। यह गलत नहीं, बस चतुराई है। कई बार हमें सिखाया गया है कि मैनिपुलेशन बुरा है, लेकिन लेखक इसे इंटेंट पर निर्भर मानते हैं। अगर किसी की मंशा दूसरों का फायदा उठाना है तो यह डार्क मैनिपुलेशन है, लेकिन अगर उद्देश्य खुद की रक्षा करना या किसी को बेहतर दिशा देना है तो यह पॉजिटिव मैनिपुलेशन है। जैसे एक मां अपने बच्चे को डर दिखाकर अच्छे काम करने को प्रेरित करती है, यह भी मैनिपुलेशन है, लेकिन एक सुरक्षात्मक रूप में। इस किताब का असली संदेश यह है कि मैनिपुलेशन को न तो डरें न ही अंधाधुंध अपनाएं, बल्कि इसे एक स्किल की तरह समझें। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि दुनिया कैसे काम करती है तो कोई भी आपके विचारों से खेल नहीं पाएगा। दुनिया में वही सबसे आजाद व्यक्ति होता है जो यह जानता है कब उसे मनाया जा रहा है और कब उसे चलाया जा रहा है। हम सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ बड़े स्तर पर होता है, राजनीति, मीडिया या शक्तिशाली लोगों के बीच, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी गहराई से बसा हुआ है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हर दिन, हर बातचीत में, हर रिश्ते में कोई ना कोई सटल मैनिपुलेशन चल रही होती है। जरा सोचिए, जब आप किसी ब्रांड का विज्ञापन देखते हैं जिसमें कोई मुस्कुराता हुआ मॉडल आपको बताता है कि यह क्रीम लगाने से जिंदगी बदल जाएगी, आप जानते हैं कि वो एग्जैजरेशन है, फिर भी अंदर कहीं एक चाहत जग जाती है, कभी मैं भी ऐसा दिखूं। यह मैनिपुलेशन है। विज्ञापन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो भावनाएं बेचते हैं। आत्मविश्वास, आकर्षण और बिलोंगिंग की भावना। क्योंकि जो आपकी भावना को छू ले वो आपकी सोच को बदल सकता है। यही सिद्धांत आज के सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। एक इन्फ्लुएंसर जब किसी प्रोडक्ट के साथ वीडियो बनाता है और कहता है, "Guys, I really love this brand", वो सिर्फ रिव्यू नहीं कर रहा, वो आपके निर्णय पर असर डाल रहा है। वो आपकी इच्छा को अपनी इच्छा के हिसाब से मोड़ रहा है। और अगर आप वह चीज खरीद लेते हैं तो वह छोटी सी पोस्ट एक सफल मैनिपुलेशन बन जाती है। अब आइए, ऑफिस की दुनिया में यहां मैनिपुलेशन बहुत रिफाइंड तरीके से खेली जाती है। एक सहकर्मी जो हर मीटिंग में अपने बॉस की बात से सहमति जताता है, वो सिर्फ आदर नहीं दिखा रहा, वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस जमा रहा है। एक और व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की गलतियां सटली हाईलाइट करता है, वो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश में है। इस तरह का प्रोफेशनल मैनिपुलेशन इतना आम हो चुका है कि इसे स्मार्ट मूव कहा जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे स्ट्रैटेजी समझता है और कोई इसे ईमानदारी का नुकसान। आर्थर हॉर्न बताते हैं कि मैनिपुलेशन का सबसे गहरा असर रिश्तों में होता है, जहां भावनाएं सबसे मजबूत होती हैं। कई बार कोई व्यक्ति अपने साथी से कहता है, "अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ऐसा करो।" यह वाक्य सुनने में मासूम लगता है, लेकिन यह गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन है। यह व्यक्ति आपके मन में एक दबाव पैदा करता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो शायद आप गलत हैं। धीरे धीरे यह पैटर्न बन जाता है और व्यक्ति अपनी भावनाओं की आजादी खो देता है। कई बार परिवारों में भी मैनिपुलेशन बहुत सूक्ष्म रूप में होती है। माँ बाप अपने बच्चों को गिल्ट या कंपैरिजन के जरिए कंट्रोल करते हैं। "देखो, पड़ोसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है", या "हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुमने क्या किया"। ये वाक्य हमें महसूस कराते हैं कि हमारी आजादी किसी कर्ज के नीचे दब गई है और बिना जाने हम वही करने लगते हैं जो दूसरे चाहते हैं। इसी तरह दोस्ती में भी मैनिपुलेशन की छाया होती है। एक दोस्त जो हर बार अपनी समस्याओं को बड़ा बनाकर पेश करता है ताकि आप उसे प्रायोरिटी दें, वो आपकी सिंपैथी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। या वो व्यक्ति जो आपकी सफलता से असहज होकर आपको सटली डिस्करेज करता है, "यार, तू इतना रिस्क क्यों ले रहा है, सब कुछ खो देगा"। असल में वो आपको पीछे खींच रहा है ताकि खुद बेहतर महसूस कर सके। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों की कमजोरी पर नहीं टिकती, ये हमारी अवेयरनेस की कमी पर टिकी होती है। जो अपनी सोच पर नजर नहीं रखता वो दूसरों की सोच का पपेट बन जाता है। इसलिए पहला कदम मैनिपुलेशन से बचने का यह है कि आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। देखिए, कौन आपके आसपास गिल्ट, फियर या फ्लैटरी के जरिए
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगेंगे तो आपकी मानसिक आजादी लौटने लगेगी। और याद रखिए, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर सलाह ईमानदार नहीं होती और हर तारीफ दिल से नहीं होती। कभी कभी इन सब के पीछे एक एजेंडा छिपा होता है, सटल लेकिन असरदार। अगर आप इसे पहचानना सीख जाएं तो आप दूसरों की चाल में फंसने के बजाय अपनी जिंदगी के खेल को अपने नियमों से खेलने लगेंगे। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि अगर आप समझना चाहते हैं कि कोई इंसान दूसरों पर कैसे असर डालता है तो आपको 3 शब्द याद रखने होंगे: पावर, परसुएशन और डिसेप्शन। यही 3 इनविजिबल टूल्स हैं जिनसे पूरी दुनिया चलती है। कोई इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करता है तो कोई इनके जाल में फंस जाता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं पावर की, जिसे हम सामान्य भाषा में ताकत कहते हैं। लेकिन असल में पावर का मतलब सिर्फ अधिकार या पैसा नहीं होता। आर्थर हॉर्न इसे डिफाइन करते हैं: पावर इज द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स सक्सेस। यानी शक्ति का असली अर्थ है दूसरों की मदद करने की क्षमता। क्योंकि जो किसी की सफलता को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में ताकतवर होता है। जरा गौर करें, एक साधारण से ऑफिस में भी यही खेल चलता है। आपका बॉस आपको रिवॉर्ड दे सकता है या निकाल सकता है, इसलिए उसके पास पावर है। लेकिन कई बार एक कर्मचारी जिसके पास कोई पद नहीं होता, वो अपनी रेयर स्किल्स या जानकारी के कारण दूसरों पर इन्फ्लुएंस जमा लेता है। वो भी पावर है। कभी कभी पावर दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। जैसे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन, उसकी इमेज ही उसकी ताकत बन जाती है। लोग उसकी बात को मान लेते हैं, भले ही वो पूरी तरह सही ना हो। आर्थर हॉर्न कहते हैं कि पावर हमेशा 2 रूपों में मौजूद होती है, एक रियल पावर और दूसरी परसीव्ड पावर। रियल पावर वो होती है जो आपके पास सचमुच होती है, और परसीव्ड पावर वो होती है जो लोग समझते हैं कि आपके पास है। कई बार परसीव्ड पावर ही असली शक्ति बन जाती है, क्योंकि लोग आपके सच से नहीं, आपकी छवि से प्रभावित होते हैं। और यही छवि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, परसुएजन, यानी मनाने की कला। यह एक ऐसा हथियार है जो तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि परसुएजन आपके लॉजिक और इमोशन दोनों पर एक साथ असर डालता है। सोचिए, एक सेल्समैन जब आपको प्रोडक्ट बेचता है तो वो आपके फायदे की बातें करता है, आपकी प्रॉब्लम को समझता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि उसका सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा है। वो किसी जबरदस्ती से नहीं, आपकी इच्छा के जरिए आपका फैसला बदल देता है। यही परसुएजन है। यह मैनिपुलेशन का नरम रूप है। लेकिन परसुएजन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह पारदर्शी होती है। जब कोई आपको मना रहा होता है तो आपको पता होता है कि सामने वाला कुछ चाहता है। इसलिए परसुएजन तभी काम करती है जब उसके साथ भरोसा जुड़ा हो। अगर भरोसा टूट जाए तो परसुएजन बेअसर हो जाती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जटिल टूल पर, डिसेप्शन, यानी छल या भ्रम। आर्थर हॉर्न इसे डिफाइन करते हैं: डिसेप्शन इज द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी डिसेप्शन का मतलब है जानकारी को इस तरह शेप करना कि सामने वाला वही देखे जो आप दिखाना चाहते हैं। यह सबसे शार्प और सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि इसमें सच और झूठ का मिश्रण होता है। आप किसी बात को छिपाकर, अधूरा दिखाकर या एग्जैजरेट करके किसी व्यक्ति के परसेप्शन को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं। एक छोटा उदाहरण लें। किसी मीटिंग में आप यह कहते हैं कि हमारी टीम ने पिछले महीने 80% टारगेट हासिल किया। आपने यह नहीं बताया कि असली टारगेट पहले से आधा कर दिया गया था। आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सच का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि सुनने वाला प्रभावित हो जाए। यही डिसेप्शन है, आधा सच, पूरा कंट्रोल। कई बार डिसेप्शन सीधे झूठ नहीं होता, बल्कि टाइमिंग और प्रेजेंटेशन में छिपा होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी खबर को उस वक्त फैलाए जब माहौल उसके पक्ष में हो। राजनीति, मीडिया और यहां तक कि रिश्तों में भी यह तरीका काम करता है, क्योंकि इंसान सच्चाई नहीं, अनुभव से प्रभावित होता है। अगर उसे लगे कि सामने वाला जेन्युइन है तो वो फैक्ट चेक नहीं करता, वो बस मान लेता है। और यही वह बिंदु है जहां मैनिपुलेशन सबसे सफल होती है। अब एक दिलचस्प बात, इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल हमेशा साथ साथ होता है। पावर बिना परसुएजन के अधूरी है, परसुएजन बिना क्रेडिबिलिटी के कमजोर है और डिसेप्शन बिना कंट्रोल के रिस्क भरा है। जब कोई व्यक्ति इन तीनों को संतुलित कर लेता है तो वो दूसरों के माइंड और बिहेवियर को अपनी मर्जी के अनुसार शेप कर सकता है, बिना किसी फोर्स के, बस स्ट्रैटेजी के जरिए। आर्थर हॉर्न यह भी बताते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल केवल
दूसरों को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप ये पहचान लें कि कोई व्यक्ति आपको गिल्ट, फियर या चार्म के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह इन टूल्स में से कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। और अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस किताब का सबसे अहम इंसाइट यही है, मैनिपुलेशन तब तक असरदार है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। एक बार आपने पहचान लिया कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, जानकारी या पावर बैलेंस से खेल रहा है, तो वही टूल्स आपके हाथ में आ जाते हैं। अब आप चाहे तो परसुएशन से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या डिसेप्शन को पहचान कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब भी अगली बार कोई व्यक्ति आपको मेरे लिए यह छोटा सा काम कर दो कहे, या कोई ब्रांड आपको यह यकीन दिलाए कि आप इसके बिना अधूरे हैं, तो ठहरिए और खुद से पूछिए, यह पावर, परसुएंस या डिसेप्शन में से कौन सा खेल चल रहा है। क्योंकि जो इन तीनों को पहचान लेता है, वो दूसरों के इरादों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी सोच का रक्षक बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भावनाएं हैं। जो इंसान किसी की भावना को छू लेता है, वो उसके फैसले पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए हर मैनिपुलेटर का पहला और सबसे असरदार हथियार होता है भावनात्मक मैनिपुलेशन। यह तरीका बहुत सीधा नहीं होता। यह आपकी भावनाओं को धीरे धीरे शेप करता है, ताकि आप खुद वही करें जो दूसरा चाहता है और आपको लगे कि यह फैसला आपका अपना है। इसकी शुरुआत अक्सर एक गिल्ट ट्रिप से होती है। कभी किसी ने आपसे कहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मुझे यह छोटा सा काम करने से भी मना कर दिया। यही गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन है। इस वाक्य में प्यार या ताना दोनों साथ छिपे होते हैं। आप अपने मन में खुद को गलत मान लेते हैं और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर आता है फियर मैनिपुलेशन, यानी डर के जरिए कंट्रोल। माता पिता, बॉस या पार्टनर कई बार यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। यह वाक्य छोटा है, पर मन पर बड़ा असर डालता है। डर इंसान की सबसे प्राथमिक प्रतिक्रिया है, और जब कोई उसे ट्रिगर कर देता है तो लॉजिक पीछे चला जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आगे आ जाती है। यही कारण है कि डर मैनिपुलेशन का सबसे पुराना और विश्वसनीय तरीका रहा है। इसी के उलट आता है सेडक्शन, यानी आकर्षण के जरिए इन्फ्लुएंस। यह सिर्फ रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं। कोई व्यक्ति अपनी मुस्कान, आत्मविश्वास या चार्म के जरिए भी आपके मन को बेंड कर सकता है। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से अप्रूवल चाहता है। जब कोई हमें पसंद करता है तो हम भी उसे खुश करने की कोशिश करने लगते हैं, और वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। इन सब के बीच एक सटल टेक्निक होती है, ब्लेम शिफ्टिंग, यानी गलती अपनी हो लेकिन दोष दूसरे पर डाल देना। यह तरीका किसी व्यक्ति को गिल्ट और कंफ्यूजन दोनों में डाल देता है। उसे लगता है कि वो ही गलत है, और धीरे धीरे वह अपनी राय पर भरोसा खो देता है। यही वह जगह है जहां इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे गहरा असर डालती है, क्योंकि यह इंसान के आत्मसम्मान पर चोट करती है। लेकिन मैनिपुलेशन सिर्फ नकारात्मक रूप में नहीं दिखती। कभी कभी लोग भावनाओं का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए भी करते हैं। जैसे एक शिक्षक जो अपने छात्र से कहता है, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम यह कर सकते हो। यह भी भावनात्मक मैनिपुलेशन है, लेकिन सकारात्मक रूप में। यह किसी के भीतर छिपी ताकत को जगाने का तरीका है। इसलिए भावनाओं का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे किया जा रहा है, यही तय करता है कि मैनिपुलेशन डार्क है या यूजफुल। अब बात करते हैं एक और रहस्यमय शक्ति की, कैरिज्मा, यानी चुंबकत्व। कुछ लोग बस बोलते नहीं, असर डालते हैं। उनकी उपस्थिति, उनका कॉन्फिडेंस और उनका व्यवहार लोगों को खींच लेता है। यह कैरिज्मा जन्म से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। कैरिज्मा असल में इल्यूजन ऑफ पावर है, शक्ति का भ्रम, जो इतना सशक्त होता है कि असली ताकत की तरह महसूस होता है। एक कैरिज्मेटिक व्यक्ति जब कमरे में प्रवेश करता है तो माहौल बदल जाता है। लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, उसकी राय को वजन देते हैं। वो ये इल्यूजन बनाता है कि उसके पास उत्तर हैं, समाधान है, आत्मविश्वास है, और इंसान स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा व्यक्ति उसके जीवन को आसान बना सकता है। कैरिज्मा दो बातों पर टिका होता है, कॉन्फिडेंस और विट। कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप खुद पर भरोसा रखते हैं, और विट यानी चतुराई यह दर्शाती है कि आप हर स्थिति में तुरंत सोच सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन इनसेंसिटिव, तो लोग आपसे डरेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं।
अगर आप विटी हैं लेकिन कमजोर लगते हैं तो लोग आपको एंटरटेनिंग तो समझेंगे पर सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए कैरिज्मा का मतलब है सही संतुलन। एक छोटा उदाहरण लें, किसी ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। एक हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अथॉरिटी जताता है, दूसरा कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो स्पष्ट, शांत और तार्किक बात करता है। पहला व्यक्ति पावर दिखाता है लेकिन दूसरा व्यक्ति कैरिज्मा दिखाता है, और आखिर में लोग उसी की बात को अधिक मानते हैं। कैरिज्मा मैनिपुलेशन का सीधा रूप नहीं है, लेकिन यह उसका एंट्री गेट है। अगर आप आकर्षक और आत्मविश्वासी लगते हैं तो लोगों की रेजिस्टेंस पहले ही कम हो जाती है। वे आपकी बातों पर कम सवाल उठाते हैं और आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास के हर बड़े नेता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कैरिज्मा का मास्टर रहा है। लेकिन कैरिज्मा का सबसे अहम पहलू यह है कि यह इल्यूजन होने के बावजूद सच जैसा असर डालता है, क्योंकि लोग परसेप्शन से ऑपरेट करते हैं, रियलिटी से नहीं। इसलिए अगर आप अपने कॉन्फिडेंस और एम्पैथी को साथ में विकसित करें तो आप बिना छल किए लोगों को गाइड कर सकते हैं, और यह पॉजिटिव मैनिपुलेशन का सबसे सुंदर रूप है। भावनाओं और कैरिज्मा की ताकत यही सिखाती है। आपको चिल्लाने या धोखा देने की जरूरत नहीं। अगर आप भावनाओं को समझ लें और सही शब्दों में व्यक्त कर लें तो आप बिना फोर्स के लोगों की सोच बदल सकते हैं। यही असली साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां मैनिपुलेशन को एक आसान, स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया गया है। यह कोई जटिल थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 6 आसान कदम हैं, और अगर इन्हें समझ लिया जाए तो आप किसी भी स्थिति में ज्यादा प्रभावी और समझदार बन सकते हैं। पहला कदम है अपना गोल साफ करना। बिना साफ गोल के कोई भी योजना अधूरी रहती है। पहले यह तय करिए कि आपको क्या हासिल करना है और क्यों। जब आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है तो आपकी एनर्जी और सोच दोनों उसी दिशा में काम करने लगती हैं। साथ ही यह भी देखिए कि आपका इरादा सही दिशा में है या नहीं, क्योंकि अगर आपका मकसद ही अस्पष्ट होगा तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी। दूसरा कदम है सक्सेस तक पहुंचने के रास्ते सोचना। हर गोल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कुछ रास्ते सीधे परसुएजन यानी मनाने के जरिए काम करेंगे। कुछ रास्तों में आपको जानकारी को अलग अंदाज में पेश करना पड़ेगा। हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान पर एक नजर डालिए। जब आप ऑल्टरनेट पाथ्स पहले से सोच लेते हैं तो किसी भी अचानक बदलती सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रहते हैं। तीसरा कदम है लोगों और माहौल की जानकारी जुटाना। यह सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस हमेशा इंसान के व्यवहार पर टिका होता है। जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, आदतें और रिएक्शंस को ध्यान से समझिए। कौन किस चीज से मोटिवेट होता है, कौन सी बात उन्हें खुश करती है या परेशान करती है, इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। इससे आप समझ पाएंगे कि किस समय और किस तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह स्पाइंग नहीं है। यह सिर्फ स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप किसी की पर्सनल प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। चौथा कदम है मौके और खतरे पहचानना। जब आपके पास जानकारी और प्लान दोनों हों तो यह देखिए कि कौन सी चीजें आपके लिए फायदा ला सकती हैं और कौन सी आपके खिलाफ जा सकती है। अगर आपको पता है कि कौन आपका साथ देगा और कौन रुकावट बनेगा तो आप पहले से तैयार रहेंगे। यही तैयारी आपको सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। पांचवां कदम है कार्रवाई करना, लेकिन सोच समझकर। जब सब कुछ तय हो जाए तो अब एक्शन का वक्त आता है। अपने प्लान को छोटे प्रैक्टिकल हिस्सों में बांट लीजिए ताकि आपको तुरंत रिजल्ट दिखने लगे। शुरुआत में भरोसा और कंफर्ट बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर सामने वाला आपको भरोसेमंद समझेगा तभी इन्फ्लुएंस काम करेगा। यहां एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी तकनीक का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए। मैनिपुलेशन की असली ताकत है सटल्टी, यानी वह असर जो बिना दबाव के महसूस हो। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो सामने वाला खुद आपकी बात मानने लगेगा। छठा और आखिरी कदम है सीखना और सुधार करना। हर कोशिश के बाद रुककर सोचिए कि क्या आपने अपना लक्ष्य हासिल किया या नहीं, कौन सा कदम काम आया और कहां कमी रह गई। अगर कोई तरीका सही नहीं चला तो उसे बदलने से मत डरिए। मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस भी किसी स्किल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर समझ आएगा। असफलता से मिली सीख आपकी अगली कोशिश को और मजबूत बनाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को
एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सहकर्मी समय पर रिपोर्ट दे। आपने लक्ष्य तय किया, रिपोर्ट समय पर चाहिए। आपने रास्ते सोचे, या तो उसे रिवॉर्ड की भावना दी जाए या उसे यह महसूस कराया जाए कि ऐसा करने से उसका नाम और इमेज दोनों बेहतर होंगे। फिर आपने देखा कि वह किस चीज से मोटिवेट होता है, तारीफ से, अप्रिसिएशन से या एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन से। उसके आधार पर आपने बात की और सही समय पर उसे सटली याद दिलाया। अगर आपकी अप्रोच जेन्युइन रही तो बिना किसी लड़ाई के आपका मकसद पूरा हो जाएगा। यही मैनिपुलेशन का पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रूप है। इन 6 स्टेप्स का सार यही है कि मैनिपुलेशन का मतलब किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि इंसानों की साइकोलॉजी को समझकर सही दिशा में चीजों को मोड़ना है। अगर आपका इरादा साफ है और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो यह कला आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में बहुत आगे ले जा सकती है। मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस को समझने का सबसे अहम हिस्सा है लोगों को पढ़ना सीखना, क्योंकि जो इंसान दूसरों को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में आगे रहता है। इस किताब में बताया गया है कि दूसरों के माइंड को पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और समझ की कला है। हर इंसान अपने वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस के जरिए अपने मन की बातें खुद ही बता देता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो ऑब्जर्व करना सीख जाता है उसके लिए हर व्यक्ति एक खुली किताब बन जाता है। शुरुआत करनी चाहिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप दूसरों को भी सही से नहीं समझ सकते। ध्यान दीजिए कि आप किस बात पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, किस स्थिति में डिफेंसिव हो जाते हैं और किस तरह के लोगों के सामने अपनी एनर्जी बदल लेते हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि आपकी इमोशनल पैटर्न्स कैसे काम करती हैं। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो दूसरों के बिहेवियर के पीछे छिपे मोटिव्स को पहचानना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरों को समझने की। किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते समय 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: उसके शब्द, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसकी टाइमिंग। शब्द बताते हैं कि वो क्या कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो असल में क्या महसूस कर रहा है, और टाइमिंग बताती है कि उसने वो बात क्यों कही। इन तीनों को साथ में देखने से आपको किसी व्यक्ति की असली सोच समझ में आने लगती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार कहे कि उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही हो या हाथ बेचैन हो, तो इसका मतलब है कि उसे फर्क पड़ रहा है, बस वो छिपा रहा है। कई बार जो बातें लोग मना करते हैं वही उनकी सच्ची भावनाएं होती हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति की आंखों का कांटेक्ट, उसके जेस्चर्स और छोटी एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखें शांत नहीं हैं, तो वो स्माइल जेन्युइन नहीं है। अगर कोई आपको बात करते समय बार बार बीच में रोक रहा है, तो वो डोमिनेंस दिखा रहा है, यानी खुद को ज्यादा पावर में महसूस कर रहा है। और अगर कोई अक्सर हाँ लेकिन बोलता है, तो वो सहमत दिखकर भी अपनी बात मनवाना चाहता है। इन सब संकेतों को समझना ही रीडिंग पीपल की असली कला है। यहां एक और अहम चीज आती है, कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को देखकर ही यह अंदाजा लगाना कि उसकी सोच या मूड किस दिशा में है। यह तभी संभव है जब आप खुद शांत और फोकस्ड रहें, क्योंकि अगर आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा तो आप दूसरे के सूक्ष्म संकेत पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन लोगों को पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को जज करें। इसका असली मकसद है अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिएक्टिंग, यानी दूसरों के व्यवहार को समझना लेकिन उसमें फंसना नहीं। कई बार लोग गुस्से या कमजोरी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादे से जवाब देंगे। यही समझ आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाती है। एक और सटल तरीका है लिसन मोर देन यू स्पीक। जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा सामने वाला रिवील करता है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, और जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो वो खुद ही अपने अंदर की बातें बता देता है। अक्सर मैनिपुलेटिव लोग जल्दी बोलते हैं ताकि दूसरों को सोचने का समय न मिले। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा सुनना सीख गया वो मैनिपुलेशन के जाल से खुद को बचा लेता है। एक छोटी सी कहानी इस कॉन्सेप्ट को और आसान बना देती है। एक बार एक व्यापारी अपने पार्टनर से बात कर रहा था। पार्टनर लगातार उसकी बात काट रहा था, हर सुझाव पर हाँ लेकिन बोल रहा था। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा, बस ऑब्जर्व करता रहा। थोड़ी देर में उसे समझ में आ गया कि पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। उसने उसकी तारीफ की, उसे आश्वासन दिया और तुरंत माहौल बदल गया। वो व्यक्ति जो पहले जिद्दी लग रहा था अब सहयोगी बन गया।
यह फर्क सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया। लोगों को पढ़ने की यह कला न केवल मैनिपुलेशन को समझने में मदद करती है, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने में भी बहुत काम आती है। जब आप किसी को महसूस करते हैं कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, तो वो खुद खुलने लगता है। यह ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट ही इन्फ्लुएंस की असली नींव है। इसलिए अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, तो दूसरों के इरादों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से समझना सीखिए। हर इंसान अपने जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और आवाज में अपनी सच्चाई खुद बता देता है। बस आपको सुनने की बजाय देखने की आदत डालनी है। जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर लेता है, क्योंकि अवेयरनेस ही असली कंट्रोल है। जब इंसान मैनिपुलेशन जैसी ताकत को समझ लेता है, तो उसके पास एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। इस शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में करना है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां इन्फ्लुएंस और एक्सप्लॉयटेशन के बीच की रेखा खींचती है। कई लोग इस स्किल को सिर्फ फायदा उठाने का जरिया बना लेते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों को जानकर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। शुरुआत में यह स्मार्टनेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत रिश्तों और भरोसे को तोड़ देती है। क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह सामने वाले के भरोसे को खत्म कर देता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। असल समझदार वही है जो इस स्किल को कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करे। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करें, तो उसका इरादा सिर्फ अपनी बात मनवाना ना हो, बल्कि सामने वाले की भलाई भी उसमें शामिल हो। अगर आपकी बात से किसी की सोच बदलती है, तो वो बदलाव उनके लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। तभी यह इन्फ्लुएंस एथिकल कहलाएगा। याद रखिए, सच्ची ताकत किसी को अपनी मर्जी से काम करवाने में नहीं, बल्कि उन्हें यह महसूस करवाने में है कि वे खुद यह फैसला ले रहे हैं। और यह तभी संभव है जब आपकी नीयत साफ हो। अगर आपका मकसद ईमानदार है, तो मैनिपुलेशन अवेयरनेस बन जाता है, और अगर मकसद गलत है, तो वही कला धोखा बन जाती है। दूसरों पर असर डालना एक कला है, लेकिन खुद पर काबू रखना एक मैच्योरिटी है। इसलिए अपने भीतर यह तय कीजिए कि आप इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किसी की सोच को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाने के लिए करेंगे। क्योंकि हर ताकत की असली कीमत उसकी जिम्मेदारी में होती है। और आखिर में यह बात हमेशा याद रखिए, किसी को मैनिपुलेट करने से ज्यादा शक्तिशाली वह इंसान होता है जो खुद के भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर कंट्रोल रखता है। क्योंकि जो खुद पर काबू रख सकता है, उसे कोई और कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जिंदगी में हमें हर दिन किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट किया जाता है, कभी भावनाओं से, कभी डर से, और कभी मीठे शब्दों से। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इसे समझ लेता है और कोई नहीं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि दूसरों की बातों, एक्सप्रेशंस और सिचुएशंस के पीछे क्या इरादा छिपा है, उसी दिन आप अपनी सोच के मालिक बन जाएंगे। यह किताब हमें यही सिखाती है कि मैनिपुलेशन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझना चाहिए। क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप दूसरों की कोशिशों को पहचानने लगते हैं, तो कोई भी आपकी सोच या फैसलों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन याद रखिए, इस स्किल का इस्तेमाल कभी भी किसी को नीचा दिखाने या अपनी स्वार्थ के लिए मत कीजिए। इसका असली उद्देश्य है खुद को और दूसरों को बेहतर दिशा देना। अगर आप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल लोगों को मोटिवेट करने, सकारात्मक सोच फैलाने या किसी को सही रास्ते पर लाने में करें, तो यही मैनिपुलेशन का सबसे उजला रूप है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच का रिमोट वापस अपने हाथों में लेने का। अब वक्त है समझदारी, ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी से अपनी दुनिया को देखने का। क्योंकि असली आजादी तभी मिलती है जब आप खुद तय करते हैं आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और किस पर विश्वास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस और आगे बढ़े। और अगर आपने अभी तक चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली लाइफ चेंजिंग किताब का सार सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। जय हिंद।